हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा ये डिस्कस डिबेट चल रहा था, इसमें हम बात कर रहे थे कि आखिर परिभाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि बहस चल रही थी, यानी कि मेरी और भी क्लासमेट्स थे एंड टीचर थे, उनके बीच में क्या चल रही थी, मतलब अच्छी लंबी खासी बहस वहाँ पे चल रही थी कि आखिर परिभाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी। और परिभाषा की तो ठीक है, लेकिन एक चैप्टर हमारा जो है वो दुनियादारी में निकल गए। ठीक है, यानी कि दुनिया के लोकतंत्र के बारे में जानने में ही निकल गया। तो इनका क्वेश्चन ये था कि जब घुमा फिरा के हमको डेमोक्रेसी में ही आना था सो हम पहले ही पढ़ लेते। ठीक है, उसमें टाइम गंवाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो यही बात ये लोग कर रहे हैं। हमने यहाँ तक बात कर ली थी मेरी कि फिर परिभाषा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और मैडम ने बताया भी था। देन उसके बाद अब हम देखेंगे कि रिवी यांग नाम के कोई बच्चे हैं और वो क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है, यानी कि उन्होंने क्या बात की कि हमको परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का, जो भी अब्राहम लिंकन है, जो कि जिनका ये स्टेटमेंट है, का एक वाक्य सुनाया था। लोगों के लिए, लोगों की, और मतलब कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है, जो हम बार बार कहते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये अब्राहम लिंकन जी का है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इसको आपको याद रखना है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये स्टेटमेंट सबसे पहले तो लोकतंत्र की ये डिफिनेशन है। देन यहाँ पे ये स्टेटमेंट है किसका? तो ये अब्राहम लिंकन जी का है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि आपने तो मैडम पहले ही बता दिया था, मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं। ठीक है, ये मेघालय स्टेट के हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे तो हम स्वयं पर राज करते हैं। इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। यानी कि वो ये कहते हैं कि अब हम स्वयं पे, जाहिर सी बात है, हम कहेंगे, आप सभी कहेंगे, हम अपने स्टेट में स्वयं का राज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी के हम दबाव में नहीं है कि नहीं आपको ये नहीं, यही चीज़ें करनी है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ की जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन होता है। ठीक है, देन उसके बाद फिर मैडम बताती है कि मैं यही नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब उन्होंने कहा कि इनमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने बताया कि मैं ये नहीं कहती कि इसमें आप बदलाव करो, ठीक है, या कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ की सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने क्या किया, उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है, या सभी लोगों ने, मतलब कि सभी लोग उसे सही मानते हैं। ठीक है, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जब उन्होंने कहा कि जो अब्राहम लिंकन जी का स्टेटमेंट है, तो क्या इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत है? हमें तो नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत है। तो मैडम ने बताया कि बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती कि आप इसमें चेंज लाओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये भी नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ आप आँख बंद करके, या कि कोई भी महान व्यक्तित्व वाले जो भी व्यक्ति हैं, उन्होंने कह दिया, कोई भी स्टेटमेंट उनके मुंह से निकलता है और हम उनको क्या मान लें, लक्ष्मण रेखा बिल्कुल मान लें कि ये तो बिल्कुल अटल सत्य है। ठीक है, मतलब जो उन्होंने कह दिया वो होना ही है। या कि हम ऐसा भी कर ले, काफ़ी मतलब कई बार ऐसा होता है, हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं, उसकी परिभाषा नहीं पता होती, हमको उसके बारे में पूरा डिटेल नहीं पता होता, बट हम क्या करते हैं कि दो चार लोगों ने कहा कि नहीं ये काम बहुत अच्छा है, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, और फिर हम भी क्या कहने लगे कि हाँ हाँ ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन हमने उनकी हाँ में हाँ मिला दिया, क्योंकि कई सारे लोग उसमें कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। किसी ने, हालांकि अब ऐसा भी है कि कोई अच्छा व्यक्ति भी है और किसी की दुश्मनी, किसी ने कह दिया, दो तीन लोगों ने, कि ये व्यक्ति बहुत खराब है, बहुत घटिया। आपको भले ही वो अच्छा लगता है, लेकिन आप खुद अपने निर्णय में तटस्थ नहीं रह पाओगे, आप भी कहने लगोगे हाँ यार वो इंसान जो है वो बहुत घटिया टाइप का है। ठीक है, तो मैडम ने यही बताया कि मतलब हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम आँख मूंद के, कि या किसी महान व्यक्ति ने कह दिया ये काम बहुत अच्छा है सो हम मान लें कि बहुत अच्छा। थोड़ा बहुत हम भी उसमें सर्च करें, देन हम माने कि हाँ ये बहुत अच्छा है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, योलांदा। तो योलांदा नाम के स्टूडेंट क्या कहते हैं, मैडम
क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द यानी कि डेमोक्रेसिया से बना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। डेमोक्रेसी कैसे बना है, उसकी डिफिनेशन क्या है, ये पूरे हम लोग जो डिस्कस डिबेट हो यहाँ पे हो रही है उसके माध्यम से ही सब कुछ यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि मैंने पढ़ा कि डेमोक्रेसी जो है ये यूनानी शब्द के डेमोक्रेसिया से बना है और यहाँ पे इसका अर्थ यानी कि यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग। ठीक है, यानी कि डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग होता है। और यहाँ पे और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शासन। तो यानी कि लोगों का शासन। ठीक है, डेमोक्रेसी तो इन्होंने बताया कि यूनानी वर्ड में डेमोक्रेसिया से बना है और डेमो का मतलब इन्होंने यानी कि डेमोस का मतलब बताया लोग और क्रेसिया का मतलब बताया शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो इस बच्चे ने कहा कि ये जो है ये बात सही है कि लोकतंत्र में यानी अभी सीधे तौर पे लोकतंत्र ही यदि कहते हैं तो यदि इसका हम संधि विच्छेद करते हैं या कि जहाँ से ये वर्ड लिया गया है, ठीक है, वहाँ से हम देखते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? पूरा सीधे तौर पे जनता का शासन हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि परिभाषा की हमारे ख्याल से तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। देन मैडम फिर समझाती हैं। मैडम ने क्या कहा कि इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि आप शब्द की उत्पत्ति से कि यूनान से डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति होती है या भी उत्पत्ति होती है, तो उससे हम उसकी परिभाषा निकाल लें कि वहाँ पे डेमोस का मतलब क्या होता है एंड क्रेसिया का मतलब क्या होता है, तो उससे बिल्कुल एग्जैक्टली वो उसकी डिफिनेशन आ जाएगी। तो मैडम ने कहा मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि शब्द का जो अर्थ होता है वो अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता है, समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ भी बदलता रहता है। ठीक है, हम देखते हैं कि कई वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी जगह पर कुछ दूसरा उसका अर्थ निकालते हैं और किसी अन्य जगह पे उसका मीनिंग दूसरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि अपने मूल से ये जुड़ा या बंधा नहीं रहता है, समय के साथ इनमें क्या होता रहता है? बदलाव होता रहता है, इनका अर्थ जो है बदलता रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही लो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि यदि हम कंप्यूटर शब्द को ही लेते हैं तो कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि मुश्किल गणनाओं। ठीक है, कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। तो मतलब ये गणना शब्द से ही बना है। ये बहुत मुश्किल गणनाएं जो भी होती हैं उनको सरल करने के लिए ये इसका उपयोग किया जाता है, या जो भी इसे सही करता है मतलब सरल भाषा में हमें बता देता है जल्दी, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, पहले जो इसका मीनिंग था आपको पता, पहले कैलकुलेटर वगैरह ही आए थे, बाद में कंप्यूटर वगैरह आए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो पहले मीनिंग था उसे ही कंप्यूटर कहा जाता था कि गणना वगैरह ही करते थे ये लोग। मतलब जो ये प्रौद्योगिकी थी तो पहले इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि पहले ये जो कंप्यूटर इतना ज़्यादा वर्क कर रहा है, हमको आज कुछ भी चाहिए कंप्यूटर में सब कुछ उपलब्ध है, बट पहले ऐसा कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया कि पहले उसका मीनिंग अलग था, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होते होते इसका मीनिंग अब हम उस दौर पे नहीं करते कि कंप्यूटर किसी कठिन भाषा को या किसी कठिन गणना को सरल तरीके से हमको बता देगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे अब गणना करना बस कंप्यूटर का वर्क नहीं रह गया है, बहुत ज़्यादा इसमें अपडेशन आ चुका है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे और भी बताया गया है कि पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर का प्रयोग करता हो। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ठीक है,
शब्द वही है, यानी पहले भी कंप्यूटर कहा जाता था, आज भी कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन पहले इसमें अपडेट्स यानी कि ये जो कंप्यूटर थे कम अपडेट थे, ठीक है। तो वहाँ पे और ये भी हम जब देखेंगे कि कंप्यूटर पहले बहुत एक एक कमरे के बराबर होते थे, दिन काफ़ी छोटे हुए, अब तो इतने छोटे हैं कि हम अपने बैग में रख के चल सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल भी आपका एक मिनी कंप्यूटर ही है, मान के चलो आप, आपके मोबाइल में भी सारे काम हो जाते हैं, तो ज़्यादातर हो ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इनका जो पहले था, मोबाइल में हम सिर्फ बात कर सकते थे, मोबाइल ही है, बट आप समझिएगा कि मोबाइल ही है, पहले भी मोबाइल फ़ोन था, आज भी मोबाइल फ़ोन है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि पहले के मोबाइल फ़ोन में सिर्फ हमारी कॉलिंग होती थी या हम टेक्स्ट कर सकते थे, बट आज के मोबाइल फ़ोन में हम सब कुछ कर सकते हैं, जो भी करना चाहे, गाना सुनना चाहे गाना बनाना चाहें, वीडियो सुनना चाहें वीडियो बनाना चाहें, देखना चाहें, लिखना चाहें, पढ़ना चाहें, सब कुछ मोबाइल में पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे और वर्ड क्या है, मोबाइल ही है। तो मैडम यही समझा रही हैं कि पहले जो इसका मीनिंग था, वर्ड एक ही है, मीनिंग समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता है। यानी कि अब सीधे तौर पे मैडम ने साबित कर दिया कि शब्दों के अर्थ पे ही हम उसका मूल अर्थ निकाल लें, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। फिर मेरी कहती है कि मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यानी कि उसने कहा कि इस विषय पर यदि हम खुद सोचना चाहें तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी, ठीक है। यानी कि अब मैडम की बातों से इन बच्चों को समझ में आ गया कि जितना शॉर्टकट हम निकाल रहे हैं कि चलो इससे हमारा काम हो जाएगा, कि डेमो का मतलब क्या होता है, क्रेसिया का मतलब क्या होता है, देन उसका हम पूरा ओवरव्यू निकाल लेंगे। जो उन्होंने पहले बताया ना, मेरी नहीं कहा था कि वो चैप्टर जो पढ़ के हमने टाइम बर्बाद किया, उसको पढ़ने का क्या मतलब था। तो अब यहाँ पे इन्होंने समझ लिया कि हमको वो चीज़ें सारी पढ़नी ही पड़ेगी, यानी इसकी डिफिनेशन जो है अलग तरीके से हमको अब गढ़नी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट तरीका हम नहीं निकाल सकते हैं, और परिभाषा किसी भी चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद अब आता है यहाँ पे, यदि हम बात करें, मैडम कहती हैं एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालते हैं, ठीक है। यानी कि मैडम ने कहा चलो अब ये काम, यानी कि जब हम समझ ही गए हैं कि परिभाषा पढ़नी ज़रूरी है, सो अब परिभाषा की बात कर ही लेते हैं, यानी इसके डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ खुद से करें और खुद से सीखें, इसको पढ़ के आप लोग खुद से कर लीजिएगा जो भी इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं एक सरल परिभाषा, यानी कि इजी डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा उसमें क्या था कि जो भी सरकारें खुद को लोकतांत्रिक साबित दावा करती थी, तो वहाँ पे क्या उनमें समानताएं थी, क्या असमानताएं थी, तो इनके बारे में इसमें बताया जा रहा है कि एक बार और आप सोचिए, पिछले अध्याय में हमने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाने की पहचान की थी, ठीक है। यानी कि हमने, हालांकि पहले भी हमने देखा है कि जो डेमोक्रेसी की व्यवस्था जब आ जाती है किसी कंट्री में, तो वहाँ पे क्या कैसी स्थिति होती है, और एक ही देश की बात हमने नहीं की थी, यानी अलग अलग कॉन्टिनेंट के देश भी लिए गए थे उसमें, और अलग अलग जो भी कंट्रियाँ थी वो भी शामिल थी, ठीक है। तो सैनिक व्यवस्था भी था और लोकतांत्रिक व्यवस्था था, लोकतांत्रिक व्यवस्था था, तो इनकी समानता असमानता हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब क्या बताया जा रहा है, वही आपको याद दिलाने की कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है कि हमने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाने की पहचान की थी। वह पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का, ठीक है, अधिकार होना। यानी कि लोगों के पास क्या था, हमने जो एकदम से बहुत इजी परिभाषा के तौर पे पढ़ा था, सीधे तौर पे हमने समझी थी बात कि एक ही बात थी उसमें कि अपने सरकार को अपने हिसाब से आप चुनो। आप एक डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हो, इंडिया जो है एक लोकतांत्रिक देश है,
ठीक है, हम एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपको बखूबी पता होगा कि इलेक्शन होते हैं जहाँ पे सरकार हम खुद से चुनते हैं और सरकारें हम खुद बनाते हैं। ठीक है, सरकारें जो होती जनता के प्रतिनिधि के रूप में वर्क करती हैं, बिकॉज जनता उनको चुन के बनाती है अपने हिसाब से। और हमारे पास ये भी राइट होता है, अब तो आ गया है कि यदि आपको कोई पसंद नहीं आप नोटा सेलेक्टेड करो, चले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सरकार को चुनने का अधिकार होना, इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब इसकी डिफिनेशन क्या है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, आपको ये लिख लेना है। ठीक है, अब्राहम लिंकन का जो स्टेटमेंट था उसको भी लिखना है। डेमोक्रेसी का जो यूनानी वर्ड है डेमोस से बना है, हालांकि आप एग्जाम में नहीं लिखोगे बट आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहीं पे छोटे बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको याद होने चाहिए। अब ऐसे नहीं छोटी छोटी बातें हमको ना आए तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है लोकतंत्र की परिभाषा में लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र सरकार का या शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि शासकों का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर, यहाँ पे क्या बात की गई है, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देता है। ये जो डिफिनेशन है वो क्या करती है, एकदम बहुत सटीक है और एक लोकतांत्रिक देश में और एक गैर लोकतांत्रिक देश में तुरंत आपको अंतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जनता का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे जनता का सीधे डायरेक्ट रोल होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देन अब हम बात करते हैं म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों से नहीं किया जाता। यानी कि जो म्यांमार की व्यवस्था है वहाँ पे सैनिक व्यवस्था है, पहले तो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, हमने म्यांमार के बारे में भी पढ़ा था। तो पहले यानी कि भारत के पड़ोसी देश जितने भी थे उन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आपको यदि याद हो तो यहाँ पे म्यांमार में क्या हुआ कि सैनिक शासकों का चुनाव लोगों से नहीं होता। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। यानी कि जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वही देश के शासक बन जाते हैं। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है। यानी कि जो वहाँ की सेना सत्ता पे है, सेना जो भी फैसला लेती है लोगों की कोई भी उसमें क्या होती है, जिम्मे भागीदारी नहीं होती है। जैसे हमने पढ़ा था, आपको यदि याद हो 7th क्लास में 8th क्लास में हमने पढ़ा भी था कि यहाँ पे यदि क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। ठीक है, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि जो भी नियम कानून ला रही है, लागू कर रही है, वो क्या होता है कि यदि हमें लगता है कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम उसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको बदलने पे वो मजबूर होगी क्योंकि वो हमारे लिए वर्क कर रही है और उसको करना पड़ेगा। ये कोई एहसान नहीं करेगी, वो उसको करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसे चुन के वहाँ पे बैठाया है। ठीक है, वो हमारे लिए काम करती है, हमारे लिए 24/7 वो तत्पर है। जब भी आपको कुछ भी यदि लगता है संसद में कोई भी कानून पारित हुआ, आप बिल्कुल, मैंने ये कई बार एग्जाम्पल आपको दिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे APMC एक्ट आता है, किसानों को ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, पंजाब हरियाणा में आप देखोगे काफ़ी सारा दंगा वगैरह हो रहा। ठीक है, तो वहाँ पे हालांकि जो बता रहे हैं मोदी जी लगातार बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई हानि नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को लग रहा है कि ये हमारे विरुद्ध है और वो बिल्कुल आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे जैसे हमने देखा था एक और शाहीन बाग का मामला जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट का था, उसमें भी लोगों को लगा कि ये सही नहीं है, उन्होंने सीधे आंदोलन करना शुरू कर दिया। यानी सीधे तौर पे अब मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आप किसी लोकतांत्रिक देश में रह रहे हो, गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है, आपको वो सही नहीं लग रहा, आप उसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो, ये सही नहीं है, इसको बंद किया जाए। ठीक है, लेकिन कहीं पे यदि अलोकतांत्रिक देश है, कोई सैनिक सत्ता है, वहाँ पे जनता की कोई भी भागीदारी नहीं होती है।
ठीक है, सीधे तौर पे। और हमने ये भी देखा था क्लास 7th में ही शायद कि जो भी लोकतंत्र काम करती है तो जनता का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। यानी लोकतांत्रिक सरकार जब वर्क करती है ना, तो जनता का ही सबसे बड़ा रोल होता है। वो कैसे होता है वो भी हमने देखा था कि जब जनता, जैसे महिलाओं के लिए कोई कानून पारित करना, बनाना है, कुछ भी करना है, अच्छा करना है, या मजदूरों के लिए करना, बच्चों के लिए करना है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब जनता आवाज़ उठाएगी तब तो वहाँ तक जाएगी, उनको समझ में आएगा कि मुझे ये करना चाहिए। अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा। यानी कि और कहा भी जाता है कि यदि किसी भी लोकतांत्रिक देश की जनता सजग हो तो देश का ढांचा बदल सकता है, और यदि जनता सजग नहीं होती तो देश का ढांचा बदल नहीं सकता है। ठीक है, देश का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पे नहीं बदल सकता है यदि जनता जागरूक नहीं है तो। ये बात आप हमेशा याद रखना। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा यदि नहीं है तो आप समझ लो कि वो गर्त पे जा रहा। क्योंकि सरकार यार क्या करेगी, जब उस पर हम उंगली करते हैं तब तो करती है, गुलते रहते उसको, मतलब इधर उधर से धक्का देते रहे, भैया करना है तुझे करना है, तब तो वो करती है। अदरवाइज यदि हमने ही शांति से बैठ गए हम लोग ही, तो उनको क्या है, वो तो मजे कर रहे हैं, अपना जो भी है खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनता का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन सैनिक शासक जहाँ भी अलोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पे जनता का रोल नहीं होता है। ठीक है, पिनोसे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। ठीक है, यानी कि पिनोसे जैसे तानाशाहों का चुनाव जो है वो लोग नहीं करते हैं। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया गया है। ठीक है, यानी कि क्या है कि एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था ना होगी। गणतंत्र का मतलब क्या है कि जो वहाँ के राष्ट्र प्रमुख का पद होता है वो वंशानुगत ना होके, आपको यदि ये याद ना हो तो आप इसको लिख लीजिए कहीं पे कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि जो भी राष्ट्र प्रमुख होता है, किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख का पद जो होता है वो वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, तो वो क्या होता है, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। बट जहाँ पे किसी भी राष्ट्र प्रमुख का पद क्या होता है, वंशानुगत होता है, वो तो किसी भी हालत में गणतंत्र हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राजतंत्र है, और राजतंत्र में क्या है कि आप जैसे अब नेपाल का ही लें या सऊदी अरब का ही लें, तो वहाँ पे एक राजा बनता है, राजा के बाद अभी ब्रिटेन में ये व्यवस्था चल रही है। हालांकि नेपाल में जो भी राजा थे, हमने पढ़ा था कि यानी वो नाम मात्र के, उनकी शक्तियाँ वगैरह कुछ नहीं है, अब उनके हाथ में सिर्फ नाम मात्र के रह गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि यहाँ पे राज परिवार से पहले दादा बने, परदादा बने, भाई बने, उसके उसके मतलब पापा बने, आपके आपके पापा के बाद आपकी बारी आती है, आपकी बारी के बाद आपके बेटे की बारी आएगी, मतलब ऐसे ऐसे राजा बनते, कोई उस कंट्री का कोई दूसरा नहीं बन सकता। ठीक है, बस यहाँ पे ये है। तो उसके बाद अब हम बात करें, लेकिन यह है सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है, अभी भी ये मतलब कंप्लीट नहीं है। ठीक है, और इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, यानी कि कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं, सरकारें ऐसी भी है, देश हैं जहाँ पे चुनाव करवाते हैं, चुनाव के द्वारा लोग मतलब सरकारें चुनी जाती है, बट उसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है, जनता को बोलने का अधिकार नहीं होता है। हमने कई लोकतांत्रिक देश ऐसे पढ़े हैं, जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें काफ़ी अच्छा खासा लंबा टाइम लगा है, उसमें सब कुछ हमने समझा है। कई लोकतांत्रिक देश ऐसे भी होते हैं भैया जहाँ पे वो चुनाव तो कराते हैं लेकिन जनता को कोई उसमें अधिकार ही नहीं होता, बोलने का अधिकार नहीं होता, वहाँ पे कहीं भी आपको आंदोलन करने का अधिकार नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार नहीं होता। काहे की लोकतंत्र व्यवस्था, आप चुनाव करवा रहे हो उससे लोकतंत्र व्यवस्था बन जाएगी क्या? ठीक है, तो यहाँ भी इन्होंने यही बताया कि मतलब बिल्कुल हम एग्जैक्टली सही मान ले, कंप्लीट मान ले इस परिभाषा को, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अब जब ऐसे नहीं कर सकते तो फिर कैसे कर सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो होता क्या है कि जैसा कि हम अध्याय 4 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह तांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच हमको क्या करना होगा, फर्क करना होगा। अब फर्क कैसे करेंगे, तो यह
काम हम सब तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। अब हम फर्क कैसे कर पाएंगे? जब जो ये डिफिनेशन दी गई है, यानी कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग शासकों का चुनाव लोग करते हैं या जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, इनके एक एक वर्ड को क्लियरली समझे तभी हम किसी भी लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक देश में अंतर कर पाएंगे। नहीं तो हमने देखा चुनाव करते हैं, मतलब इसकी हमें सिर्फ एक ही पता परिभाषा की चुनाव करवाया जाता है, चुनाव का अधिकार है, सो लोकतंत्र हो गई। यानी कि ठीक है कि यहाँ पे सीधे तौर पे लिखा गया ना कि जहाँ पे शासक को जनता चुनती है, शासन को जनता चुन के लाती है, वो लोकतंत्र है। तो फिर ऐसे में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन 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 इसमें क्या है कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं और वो यदि कोई देश फॉलो करता है तभी हम कह सकते हैं ये लोकतंत्र है या नहीं। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ऐसे यदि हम अपने आप से समझे, अपने ऊपर लेके समझे, तो सपोज आप एक बहुत अच्छे लड़के या लड़की जो भी हैं, ठीक है, तो हमने कहा ठीक है आप लड़के हैं और आपके फ्रेंड भी जो हैं वो भी लिंग में लड़के हैं, ठीक है, लेकिन अब हमने ये कहा कि दोनों ही लड़के हैं, वो लड़का कैसा है। अब जब हमको आपकी विशेषताएं पता होगी, आपके फ्रेंड की भी पता होगी, तब हम अंतर कर पाएंगे कि आप में क्या क्वालिटी है और आप में क्या क्वालिटी है। ठीक है, यानी कि दो लोग हैं, यहाँ पे दो लोग हैं और दो सपोज लड़कियां ही हैं दो, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों लड़कियां हैं, एक बहुत दोनों ही अच्छी खासी है, खूबसूरत दिखती है। अब यहाँ पे हमको दोनों में अंतर समझना है। अभी आप समझिएगा, दोनों ही क्या है, लड़कियां हैं, यानी लोकतंत्र। ठीक है, तो दोनों ही लड़कियां, लेकिन अब किसी को हमको बताना है, हम कैसे समझेंगे? दोनों एक जैसी दिखती हैं, ठीक है, दोनों में कुछ समानताएं भी हैं। पहली समानता तो वो दोनों लड़कियां हैं, दोनों की दोनों खूबसूरत है, ठीक है, दोनों बहुत प्यारा बोलती हैं। देन अब क्या आता है समझने की बात, उनकी गहराई। अब यहाँ पे कुछ ये जो लड़की है ये मतलब नंबर 1 की समझ लीजिए जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये लड़की बहुत संस्कारी है दोनों में कुछ समानताएं हमने देखी, लेकिन अब ये लड़की, ठीक है, जो भी है, थोड़ा इसका अलग ही एटीट्यूड चलता है, ये काफ़ी संस्कारी लड़की है। अब हम किसी को बताएंगे तो बताएंगे ना कि ये जो है भैया ये बहुत अच्छी लड़की है, यानी देखने में ही नहीं, इसका नेचर भी बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत ज़्यादा संस्कारी है, बहुत ज़्यादा गुणवान है, सर्वगुण संपन्न लड़की है ये, और ये लड़की को कहीं ना कहीं छवि हमारी कैसी बनेगी? दैट्स कॉल्ड लोकतंत्र। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र तो दोनों में है, चुनाव भी करवाया जाता है, कुछ परिभाषाएं ऐसी उसकी जब हम डिफिनेशन जानेंगे तो हम समझ जाएंगे भैया ये खोखले वाले लोकतंत्र वाले हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ चुनाव कराते हैं, जो भी लोकतंत्र की परिभाषा होती है वो इनकी मतलब यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम एग्जैक्टली समझ पाएंगे। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसके या ये जो कार्टून दिया हुआ है इसको आप लोग कर लीजिएगा, जितने भी ये कार्टून है, ठीक है, इसको खड़ा कर रहे हैं लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, ये लोग, तो ये कार्टून आप लोग खुद से कर लीजिएगा, और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको भी आप लोग कर ही लीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, लोकतंत्र की विशेषताओं को समझते हैं थोड़ा सा, क्या क्या है इसमें विशेषताएं इसकी। तो हमने देखा, मतलब कि हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। अब कौन कौन से सवाल खड़े होते हैं भैया? यहाँ पे सवाल की झड़ी लगी हुई है, हमारे आपके दिमाग में कोई भी सवाल नहीं आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब राइटर ने जिन जिन बच्चों को यहाँ पे पढ़ने वाले बनाए हैं उनके दिमाग में बहुत सवाल आ रहे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से सवाल हैं? पहला, इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? ये जो डिफिनेशन है जो मैडम ने कहा, यानी कि इसमें बताया गया ना राइटर के द्वारा कि आपको एक एक वर्ड का मतलब समझना है, तब आप जाके एग्जैक्टली कह सकते हो कि ये लोकतांत्रिक देश हैं। यदि इस डिफिनेशन का एक एक वर्ड आप नहीं समझे तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो, और कहना भी नहीं चाहिए, वरना मार खाओगे आप। ठीक है, कि हमने कह दिया भैया वो पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, हमको पता ही नहीं वहाँ पे क्या क्या हो रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम मात खा जाएंगे। इसलिए हमको किसी भी चीज़ की अब यहाँ पे थोड़ा सा
आपको मोटिवेट कर दूं मैं कि यहाँ पे सिर्फ लोकतंत्र की ही नहीं, इससे पढ़ने से हमको ये भी समझ में आ रहा कि कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, अब मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो आया था इसके पहले वाले पार्ट में, कि हम जब भी कोई काम करते हैं किसी पे भी, जैसे ये राइटर ही है, एनसीईआरटी ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, लिखने वाले इंसान है हमारे जैसे, आपके जैसे। हाँ, वो विशेषज्ञ हैं, अच्छी खासी उनके पास नॉलेज है, सब्जेक्ट की पकड़ है अच्छी खासी, बट हो सकता है उनमें भी कुछ कमियां रही हों, हम कुछ अपने से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और हमने अभी पढ़ा भी कि अब्राहम लिंकन ने ये बात कह दी, तो हम मान लें क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो कि एग्जैक्टली उन्होंने परिभाषा ये बिल्कुल जो दी वो सही दी, तो ऐसा भी नहीं है। हमारी भी परिभाषा मान्य हो सकती है, यदि हम भी कुछ ऐसा कहते हैं तो उनमें कुछ अच्छे वर्ड इंक्लूड कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है हम किसी की, मतलब हम अपने भी यार, हम भी एक इंसान है, हमारे अंदर क्वालिटी होती है, थोड़ा हम उसको निखारना पड़ता है, तो हम किसी पे आँख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ठीक है। कोई बता रहा है, ठीक है भैया आप बता रहे हो, मैं सुनूंगी तो सबकी, बट पहले अपना भी थोड़ा बहुत निकालूंगी कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि नहीं, देन उसके बाद ही हम आगे कदम बढ़ाएंगे। किसी ने कह दिया इस रास्ते से चलना बहुत आसान है, भैया हमारे लिए वो रास्ता बहुत कठिन लग रहा है, हमको नहीं जाना उधर से, तो हम क्यों जाएंगे। हमको लग रहा, किसी ने कहा यहाँ से जाना बहुत ही ईजी है, ठीक है भैया मान लेते हैं ईजी है, लेकिन हमें लग रहा है कि हम इधर से जाएंगे तो हम और भी आसानी से पहुंच जाएंगे। तो हमने इनकी बातें सुनी, अब इनमें ये सुना कि चलो ठीक है ये रास्ता जाना आसान है, इन्होंने गाड़ी से गया, जिससे गया, हमने कुछ बातें कि ठीक है आप गाड़ी से जाते हो, मैं ही गाड़ी से चला जाऊंगी या चला जाऊँ, जो भी हो, लड़के लड़का जो भी, ठीक है। अब यहाँ पे गए हम, ठीक है, हम यहाँ से ना जाके यहाँ से जाएंगे, क्या दिक्कत है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल उसने जो कह दिया बिल्कुल वही सत्य होगा, हम अपना भी रास्ता बना सकते हैं ना। तो हमेशा लाइफ में ये बात याद रखना, और दुनिया से अलग उठना है यार, तो हमको ये बातें हमारे मन में आनी चाहिए, हमारे मन में रहनी चाहिए। हम भी एक स्पेशल इंसान हैं और बन सकते हैं, यदि नहीं है तो बन सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंप्लीट नहीं होता है, हम हो आप हो कोई भी हो। महात्मा गांधी में भी, मतलब जो भी नेहरू जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, उनमें भी बहुत सारी कमियां थी, ये बात आप मान लो। आपने ही सुना होगा, कई सारे लोग खूब अच्छी खासी गालियां सुना देते हैं कि नेहरू जी ने ऐसा किया, महात्मा जी ने ऐसा किया, कंगना रनावत का आप देख ही रहे हो जो चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अभी जो कंगना रनावत वाला मैटर चल रहा है भैया, उन्होंने तो नेहरू जी को भी लपेट लिया, महात्मा गांधी को भी लपेट लिया, ठीक है। तो इसमें आपको जब समझ में आएगा कि कोई भी व्यक्ति एकदम से कंप्लीट नहीं होता 100%, ठीक है। तो हम भी उनमें से शामिल हो सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो एग्जैक्टली किसी की आंख बंद करके मैं ये कह रही हूँ, भरोसा नहीं मानना चाहिए। पढ़ने का मतलब ये होता है कि हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, उसमें से भी हम अपने लिए कुछ निकाल लें, ठीक है, जो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमेशा आप लोग किया करिए कि इससे हमको सीख क्या मिल रही है। कभी कभी क्या हमेशा पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन आता है, एथिक्स का पेपर आप उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है 2013 से लेके आप 19 तक का क्वेश्चन देखिए, हमेशा पूछा जाता है कि किसी भी लोक प्रशासक, नेता या कोई भी ऐसे महान व्यक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ठीक है, या कोई भी वर्ड है उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। तो हमको ये समझना चाहिए ना कि हमने ये वर्ड पढ़ा, उससे हमको क्या प्रेरणा मिलती है। हमने ये पढ़ा ना कि किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, लोकतंत्र में बात की गई, लेकिन हमको उससे क्या प्रेरणा मिल गई कि हम भी क्या कर सकते हैं, किसी भी पद पे रहते हुए, या कि हम जैसे भी डीएम सीएम जो भी है। एथिक्स में क्या होता है, मैं वर्ड लगा के आप लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है कि मैं ऐसा, यदि मैं डीएम के पद पर हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इनसे हमें ये सीख मिलती है कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, उसकी पहले जांच पड़ताल करेंगे, तो उसके बाद ही हम उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग धोखा देने वाले होते हैं, पीठ में छुरी भोंकने वाले होते हैं, आगे से तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, पीछे से मार देते हैं। इसलिए हमें ये सारी बातें जाननी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस परिभाषा के अनुसार क्या होता है, शासक कौन है। पहला ही वर्ड आ गया है कि लोकतंत्र शासन में, मतलब शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अब शासक कौन है, ठीक है। तो
किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? अब यहाँ पे क्या है कि लोकतंत्र में कौन से ऐसे फैसले हैं जो कि बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं या कि जो भी सरकार ले सकते हैं, वो सारी बातें हैं। उसके बाद क्या होता है कि किस तरह के चुनाव, यानी कि चुनाव जो होता है, ये चुनाव वर्ड आया, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? हम किस तरीके के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी होता है? ये सारे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, भी इसके आंसर भी हमको ही करने हैं, ठीक है। तो किस तरह के चुनाव को हम एक लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं और लोकतांत्रिक चुनाव कहने के लिए किन किन शर्तों की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। तो भैया अभी तो हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी कहने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, किन किन शर्तों की। अब उसके अंदर भी लो आ गया, ठीक है। यानी कि अब चुनाव जो है उसमें भी हम क्यों कहे, मतलब लोकतांत्रिक चुनाव जो होता है उसकी क्या क्या शर्तें हैं, अभी और अंदर डीप में जाइए क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कौन लोग शासकों को चुनाव कर सकते हैं, यानी कि अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि लोग आया ना कि लोग चुनाव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे है कि कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? ठीक है, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यदि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सुनेंगे यदि, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पॉलिटी जल्दी भूलने वाली है। यानी कि आप यदि एक बार पढ़े भी नहीं होंगे, आप सपोज आपने रिवीजन नहीं किया है और कहीं लिखने के लिए आ जाता है, कोई आंसर आ जाता है, उसमें आपका माइंड जरूर वर्क करेगा, ये इतनी तो मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, बस हाँ ये है कि आप सोते सोते मत सुनिएगा भैया, मैं लोरी नहीं सुना रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चैप्टर एक डेमोक्रेसी की व्यवस्था समझा रही हूँ, पता चले आप बढ़िया मैडम बकबका रही हैं, हम सो लेते हैं तब तक। तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि मैं देख नहीं रही हूँ, नहीं तो एक बाटल पानी तो आपके सिर पे जाता ही। तो इसलिए लेट के नहीं पढ़ना, सोते सोते नहीं पढ़ना है, आँख खोल के पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप समझेंगे और हाँ अच्छे तरीके से समझते हैं तभी, और इतनी तो मेरी आशा है कि यदि आप लोग अच्छे तरीके से इसको एकदम से कंसंट्रेट माइंड से सुनते हैं, तो 1 से 2 बार भी सुन लेते हैं ना, मुझे नहीं लगता इतना जल्दी बोलने वाला। क्योंकि मैं एक चैप्टर पे इतना ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे ही ले रही हूँ, मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि कंसेप्ट किसी भी एंगल से आपके छूटे ना। और जिस दिन आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकते हो, यार मुझे लोकतंत्र पता है, लोकतंत्र की डिफिनेशन पता है, उसकी परिभाषा पता है क्या होती है। आप बहुत ही क्लियरली उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आपको सुनना है और अच्छे तरीके से आपको समझना भी है। यहाँ पे ज़्यादातर सुनने और समझने का ही काम है, लिखने का कहीं कहीं थोड़ा बहुत बेचारा जो 2-4 वर्ड मिल जाते हैं आपके हाथों को कष्ट देने के लिए, आप उनको लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सुनने का ही काम है। तो कानों को बढ़िया एंजॉय दीजिए, सोइए मत, आराम से सुनिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सरकार सरकार के किस स्वरूप, ठीक है। अब सरकार आती है, यानी कि शासन का एक रूप है। तो यहाँ पे क्या बात की गई, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से अब सब कुछ कर सकते हैं? यानी कि जो भी किसी भी लोकतांत्रिक में क्या चुने हुए शासक सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन है कि मतलब जो भी चुने जाते हैं, तो क्या उनके ऊपर सारे राइट्स आ जाते हैं? क्या वो जो मनमाने ढंग से जो भी करना चाहें कर सकते हैं, या उनमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है?
या नहीं है, वो भी बातें हम यहाँ पे जानेंगे। और यहाँ पे क्या है कि क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिक के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए, यानी कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उसे नागरिकों के कुछ आदर का क्या करना चाहिए, मतलब कि कुछ जो भी अधिकार है उनका आदर करना चाहिए। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से हम विचार करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के साथ इनमें हम क्या करेंगे कि बारी बारी से विचार करेंगे। कुछ प्रमुख जो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। तो अब इन जो ये बातें हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और सच में ना कहीं आपको नींद आ जाए, इसलिए आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए बढ़िया आराम से, ठीक है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ लोकतंत्र है, ठीक है, और लोकतांत्रिक देश में रह रहे हो, हम सभी रह रहे हैं, आप सिंगल नहीं रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं, ठीक है। तो हम सभी रह रहे हैं और ये कंसेप्ट बिल्कुल हमारे माइंड में क्लियरली बैठ जाना चाहिए। और बिल्कुल जब आपको लगे, अपने दिल में हाथ रख के मन में सोचिएगा कि क्या लोकतंत्र हमारा कंप्लीट हो गया है, आपको तब समझ में आएगा कि हाँ लोकतंत्र कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट भी ऐसा हुआ है कि कभी भूल नहीं सकता जब तक यूपीएससी नहीं निकलेगा। यूपीएससी निकलने के बाद ना आप तुरंत भूल जाना, मैं नहीं कहूँगी, आप याद रखो, लेकिन जिस दिन तक यूपीएससी क्लियर नहीं होता उस दिन तक भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद जिस दिन रिजल्ट आए ना उस दिन आप हो सके, पॉसिबल हो सके तो आप उसको बिल्कुल उससे मतलब दिमाग से तोड़ ताड़ के निकाल दीजिएगा कि चल भाग, अब मेरा तेरा काम नहीं है। लेकिन पहले तक इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद तक निकालना नहीं है आपको, ठीक है। तब तक इसको आप अपने माइंड में रखिए और जागते हुए सुनना है, सोना बिल्कुल नहीं। ठंडी का मौसम है, रजाई ओढ़ के पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको बढ़िया एकदम से सीधे बैठ के पढ़ना है, अच्छे तरीके से, वेल मेंटेन, रजाई में नहीं, चेयर पे बैठ के पढ़ना आपको, ठीक है। तभी आपकी पढ़ाई हो पाएगी, अदरवाइज ठंड वंड कुछ नहीं होती यार। हमको सिलेक्शन लेना है, ये ठंडी गर्मी सब कुछ आते रहते हैं। कुछ नागा बाबा होते हैं जो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, तो जरा आप थोड़ा, जब आपको ना ठंडी लगे तो उनका सोच लिया करिए कि उनकी क्या हालत होगी इस टाइम पे, जो तो कपड़े ही नहीं पहनते हैं। और बहुत ऐसे होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, ढोंगी नहीं कह सकते, श्रद्धालु होते हैं, ठीक है। वो लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, तो आप वहाँ पे समझ सकते हो कि इस ठंड में उनकी क्या हालत होगी। और फिर मोटिवेट हो जाया करिए कि जब वो बिना कपड़े के सिर से पाँव तक चंगे रहते हैं, अच्छे खासे भले रहते हैं, तो हमारे अंदर का डर रहता है ना, ठंडी आ गई, बाप रे बाप, मतलब रजाई के अंदर घुस जाओ और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, और रजाई के अंदर आप गए ना तो फिर क्या होता है, नींद ही आती है अच्छी खासी, ठीक है। तो हमको पढ़ना है अच्छे तरीके से। आई नो कि आप लोग, बस मैं एक थोड़ा आपका माइंड फ्रेश करने के लिए ऐसा मैंने बोला। आई नो कि आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे और मेहनत करते होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए जो भी है। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि आपका जिसका भी 21 है, ठीक है, यहाँ पे 2021 है, उनके लिए है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी बस मत पढ़िएगा। ये बात आप समझ लीजिए, मैंने स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया आप लोगों के लिए ही बनाया है। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसीलिए आप उसको देख लीजिए। मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, आई नो कि बहुत धीमा चल रहा है ये जो चैप्टर चल रहा है। तो जिनका टारगेट 2021 है, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, जो भी समझिए, आपको सिर्फ एनसीईआरटी बस फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं बेहतर तरीके से। यदि जिनका भी 2023 है, 2022 है, वो बिल्कुल एनसीईआरटी ही फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं करें, उनके लिए ये बेस्ट है। बट जो 2021 वाले बच्चे हैं वो एनसीईआरटी नहीं फॉलो, मतलब एनसीईआरटी फॉलो करेंगे यार, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे 24 घंटे में आप एनसीईआरटी पढ़ते रह जाओ यार। हमें टारगेट जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि 27 जून को हमारा एग्जाम है, ठीक है। यानी कि 27 जून को प्री होने वाला है, और इस बार कोविड-19 वगैरह से कुछ हटने वाला नहीं है। जब इस बार हो गया, इतना भीषण था, तो अब तो आगे होगा ही, इसलिए 27 जून को टारगेट रख के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और एनसीईआरटी जो भी आपकी साथ साथ चलती रहेगी, तो उसके लिए ठीक है आप लगे रहिए। बट मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि आपको मैं अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। नहीं, आप मेरी एनसीईआरटी पढ़ो, मैं आपको बहुत एकदम से 2021 में कंप्लीट करा दूँगी यार। आपको पता है कि कितना ये जो धीमा चल रहा है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरा क्या है कि एनसीईआरटी मुझे कंप्लीट करनी है, अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है। जो भी आगे सुनेंगे उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी। और हाँ, एक मैं आप लोगों को बुक बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा कि एक आती है महेश वर्णवाल जी की बुक आती है एनसीईआरटी का सार, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो न्यू एडिशन है उसका बहुत मतलब सारे सब्जेक्टों की आती है। आप उसको लेकर रट डालो, कोई भी बुक मत पढ़ो। एनसीईआरटी इतनी 6 से जो भी 12 तक है मत पढ़ो उसको, सीधे तौर से आप उसको लो और रट डालो 2021 वालों। सारी जो भी बुकें हैं मतलब जो भी हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है उनको लो और रट के बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट कर लो। हिस्ट्री की भी, पॉलिटी की भी, ज्योग्राफी की भी, और वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वो सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे महेश वर्णवाल में। आप मार्केट में जाओगे तो बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है। मेरे पास है, मैंने उसको देखी, बहुत अच्छी बुक है। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं कि किसने क्या पढ़ा, मैंने बताया ना अभी को कि किसने क्या पढ़ा। भैया हमारा अलग इतिहास होना चाहिए, हम अलग इतिहास बनाएंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग ही रास्ते पे चल के बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने ये चीज़ पढ़ी वो चीज़ पढ़ी तो हम वही पढ़ेंगे। हमको जहाँ से भी समझ में आएगा, जो भी इजी लगेगा हम वही करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार उस बुक को देख लीजिएगा और वहाँ पे आपको यदि बेहतर, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी बुक लगी और आई नो कि आपके टाइमिंग की भी बचत होगी। इतनी सारी बुक पढ़ने से अच्छा है कि आपको वो ऑथेंटिक चीज़ें सारी मिल जाएंगी। वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से पूरा महेश वर्णवाल जी के द्वारा पूरा किया गया है, तो सारे सब्जेक्टों की है, तो आप सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। नो इशू, आपको वो बहुत हेल्पफुल होगी और अच्छे तरीके से सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। सो आप लोग एक बार मार्केट में जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको लगे, मेरी बात नहीं, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आपको लगे कि ये बुक खरीदने लायक है, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं बेशक तरीके से, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी बात आप याद रखिएगा कि जिनका टारगेट जिस हिसाब से, उस हिसाब से पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2021 में आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मेरा 2021 में पूरी हो जाएगी एनसीईआरटी 12th क्लास तक, ठीक है। जो ईमानदारी की बात है, सच्चाई है, तो वहाँ पे जब नहीं कंप्लीट होने वाली है तो फिर क्यों मैं आपको अंधेरे में रखूँ। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को दीजिए टाइम, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।